हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल भारत आईटीआई जॉब में। मैं आकाश कुमार देश के सभी युवा को, सभी इंजीनियरों का इस चैनल पे मैं स्वागत करता हूँ। आप लोगों को तो मैं अभी, जैसे कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोगों को तो पता नहीं होगा कि मैं क्या हूँ। मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं बीएचपीसीएल में सिलेक्टेड कैंडिडेट हूँ 18 बैच में। तो आप लोग का कमेंट था, जैसे कि मैं बीएचपीसीएल का क्लास ले रहा था, तो आप लोग का कमेंट था कि सर मेरा भी सर क्लास ले लीजिए और यूपीआरवीएनएल का क्लास ले लीजिए। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, इसका भी प्लेलिस्ट मैं बना दूंगा। जैसे कि बीएचपीसीएल का मैंने प्लेलिस्ट सब चीज़ का बना दिया हूँ, अलग अलग चीज़ का हल, जैसे कि कंप्यूटर का हो गया, हिंदी का हो गया, इंग्लिश का हो गया, आपका टेक्निकल का हो गया। तो उसी की तरह आप लोग का भी क्वेश्चन, मतलब कि ये 500 से 1000 के बीच में आप लोग का क्वेश्चन मैं टच करवा कर वहाँ प्लेलिस्ट में बना कर मैं आप लोग को अपलोड कर दूंगा। जैसे कि बीएचपीसीएल का हो रहा है तो इसका भी डाल दूंगा, ठीक है। और साथ में पैरेलल में मैं ये दोनों लेकर चलूंगा, और बीच बीच में जो वैकेंसी आउट हो रही है मैं उसका भी आप लोग को नोटिफिकेशन दूंगा, ठीक है। मेरा एक ही टारगेट है कि मैं यूट्यूब पर तो बहुत सारे टीचर हैं, पढ़ाते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप सिर्फ हम ही से पढ़िए या कहीं पढ़िए, बाकी पढ़िए, नहीं पढ़िएगा तो कोई कुछ नहीं करने वाला है आपको। तो हमारा एक ही टारगेट है क्या कि बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो सिर्फ जॉब अपडेट देते हैं। भाई, जॉब अपडेट देने से बच्चा को जॉब नहीं हो जाएगा, उसके रिगार्डिंग तैयारी कराना होगा, तब बच्चा को जॉब होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप लोग को क्या है कि बस जॉब अपडेट दे दिए कि हाँ इसरो में आ गया, सेल में आ गया, भेल में आ गया, ईपीपीसीएल में आ गया, यूपीआर रीजनल में आ गया, या बीएचपीसीएल में आ गया, बस एक दिन अपडेट दे दिए, हो गया, उससे बच्चा का सर्विस हो जाएगा। उससे आप लोग क्या, उससे क्या किया, आप क्या हेल्प किया आप बच्चा को, आप बच्चा को क्या दिए, ठीक है। तो मेरा ये मकसद नहीं है कि सिर्फ जॉब अपडेट देना, उसके रिगार्डिंग आप लोग को अच्छा से अच्छा कंटेंट, अच्छा से मटेरियल प्रोवाइड करवाना, ठीक है। तो ये मेरा टारगेट है। इन फ्यूचर में मैं आप लोग को हर जो भी वैकेंसी, ऑल ओवर इंडिया का वैकेंसी निकलेगा, उसका अलग से टीचर रखा जाएगा, अलग ऐप लॉन्च होगा, हर चीज़ लॉन्च होगा, आप लोग को हर चीज़ व्यवस्था मिलेगा आप लोग को, बहुत कम ही, कम से कम मात्रा में। जो यूट्यूब पे सबसे कम, सबसे पता कर कर पहले देखेंगे कौन कितना ले रहा है, उसके रिगार्डिंग उससे सबसे कम में आप लोग को मैं दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी ये फ्री है, अभी फ्री में आप लोग लीजिए ठीक है। तो आप लोग मैं प्लेलिस्ट बना के इसका डाल दूंगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे बात करते हैं। यूपी राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, इसी को बोला जाता है UPRVUNL, ठीक है ना। इसका जो है कि देखिए रूम नंबर दिया हुआ, प्लॉट नंबर, तो ये सबसे मतलब नहीं है आप लोग को, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ अंडरटेकिंग, ये यूपी सरकार के अंडर में आती है, यूपीपीसीएल और UPRVNL दोनों आता है, ठीक है। दो कंपनियां हैं जो यूपी को जनरेट करती है, मतलब कि वहाँ पे बिजली को प्रोवाइड करती है, ट्रांसमिट करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है। दो कंपनी है, यूपीपीसीएल, यूपीआरवीएनएल। यूपीपीसीएल उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम, आप लोगों को तो पता होगा, ये यूपीआरवीएनएल, ठीक है ना। तो आइए हम लोग बात करते हैं, ये जो वैकेंसी जो आउट हुई है, तो टेक्नीशियन ग्रेड 2 का टेक्नीशियन जो है, आप लोग इलेक्ट्रीशियन जो टेक्नीशियन 2 में आते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन पे टच करेंगे। आप लोग को ये 200 से प्लस में 200 क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं आप लोग को 25-25 क्वेश्चन करके मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन पे समय न गवाते हुए क्वेश्चन पे टच करते हैं कि जब सर्पी वल्य स्लिप रिंग प्रेरण मोटर की शुरुआती, मतलब शुरुआत में घूर्णन टॉर्क प्रतिरोध अधिक होता है तो क्या होता है। ये जो है ना, ये सर्पी विल, इसी को स्प्लिट रिंग कहा था, ठीक ना। तो ऐसा ही टेक्निकल आपको क्वेश्चन है, ऐसा ही देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप लोग हर चीज़ एकदम सबसे मिल जाएगा कि स्प्लिट रिंग लिख देगा आप लोग को। जैसे कि देखिए यहाँ पे बहुत सारा चीज़ आप लोग को देखने को, शुरुआत देखिए, शुरुआत में यहाँ पे मोटर की शुरुआती शुरुआत, ये सब चीज़ आप लोग को थोड़ा मोड़ा देखना होगा, ठीक ना। इंडक्शन, प्रेरण मोटर, ये सब चीज़ आप लोग देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पहला दिया गया है, आपसे पूछा गया। तो ऑप्शन में देखिए कि शक्ति गुणांक घटता है, धारा घटती है और बल आघूर्ण बढ़ता है। दूसरा में क्या है कि शक्ति गुणांक बढ़ता है, धारा घटती है और बल आघूर्ण बढ़ता है। तीसरा में क्या है कि शक्ति गुणांक घटता है, धारा बढ़ती है और बल आघूर्ण मतलब बढ़ता है। या चौथा में दिया है शक्ति गुणांक बढ़ता है, धारा बढ़ती है और बल आघूर्ण बढ़ता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है कि आप लोग का बी है राइट आंसर, ओके। शक्ति गुणांक बढ़ता है, धारा घटती है और बल आघूर्ण बढ़ता है, ओके।
तो ये सब क्वेश्चन टच कर लिएगा तो आप लोग को भटक खुल जाएगा किस लेवल से क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं आप लोग को बता दूं, जो कंपनी जिस वर्क फील्ड में काम करती है उसी से रिलेट ये क्वेश्चन पूछती है, उसी से क्वेश्चन वो बनाती है। ठीक है, कि हमको जो बच्चा यहाँ पे काम करने आ रहा है उसको इस रिगार्डिंग में जो नॉलेज है कि नहीं। ठीक है, तो आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए कि यहाँ पे पूछा गया है कि अर्थिंग के लिए जस्तेदार लोग इस्पात पट्टियों की मोटाई कितना होना चाहिए कम से कम, इसका मानक होता है, बताइए। पट्टिका भू संपर्कन अर्थिंग के लिए जस्तेदार लोह का जो लोहा का जो होता है ना ये पट्टी, तो इसका हम लोग कितना मोटाई कितना होता है, थिकनेस कितना होता है, मानक है 6.30 mm। ठीक ना। यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि एमबी टाइप मरकरी वेपर लैंप ऑपरेट एट ए हाई वेपर प्रेशर ऑफ, इसका एटमॉस्फेयर कितना होना चाहिए, कितना से कितना के बीच में रहना चाहिए, एटमॉस्फेयर बोल रहा है एमबी टाइप मरकरी वेपर लैंप का। ठीक है, ऑपरेट कितना तक एटमॉस्फेयर पर ये सहनशीलता है क्या है, तो 5 to 10 एटमॉस्फेयर। ठीक है, 4 to 10 है, 3 to 10 है एटमॉस्फेयर, 2 से 10 है। तो आप लोग क्या ये ध्यान देना है कि ये 5 to 10, ठीक है, 5 to 10 एटमॉस्फेयर तक ये कैप्चर करता है। ये देखिए 4 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, ये सब स्टेंस दैट हैज लो रिटेंटेबिलेंस कैन वी यूज ऑफ द मैन्युफैक्चर ऑफ परमानेंट इलेक्ट्रोमैग्नेट्स या परमानेंट मैग्नेटिक्स या बार मैग्नेटिक्स। क्या होगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 5वां क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि थ्री अवल्य मतलब थ्री फेज वाट मीटर में दाब और धारा कुंडली के 3 समुच्चय होते हैं, कुंडली के बीच में फेज कोण का अंतर बताना है आप लोगों को, बताइए। 90 डिग्री, 240, ये तो सब पहले पहले ही सब काटिए। ठीक ना, 70 हो गया, 40 हो गया, 30 हो गया, सब आंख मूंदते पहले काटिएगा। इसका कितना मान होता है, ये जो मान रखा जाता है थ्री फेज में, ये 120 डिग्री। देखिए यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा आप लोग को यूपीआरवीएनएल, यूपीपीसीएल और ये बीएचपीसीएल में सब क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, संतुलित लोड स्टार डेल्टा समझते हैं ना, करेक्शन होता है। तो संयुक्त के लिए खपत की गई शक्ति का यहाँ पर सूत्र पूछ रहा है, कैसे गणना करते हैं, क्या सूत्र कैसे व्यक्त करते हैं बताइए। 2VL IL cos φ या 3VP IP cos φ या √3VP cos φ या 3VL IL cos φ, क्या होगा, ये 3VP IP cos φ, यही आप लोग का राइट आंसर है, बी वाला। या 7 नंबर क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया, किस प्रकार के मोटर में अपेक्षाकृत मामूली आरंभिक बलाघूर्ण होता है, प्रतिरोध आरंभ प्रेरण चालक मोटर या संधारित आरंभ चालन मोटर या संधारित चालन प्रेरण मोटर या सर्वाधिक मोटर। ठीक है, और हाँ एक बात और आप लोग से बोलना था कि रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोग को, आप लोग खूब तरक्की करें, ऐसे ही आगे बढ़िए और भाई बहन का प्यार ऐसे ही बना रहे। आई होप कि आप लोग रक्षाबंधन बनवा लिए होंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग बात कर रहे थे 7 नंबर पे, तो बताइए इसका जवाब क्या है कि प्रतिरोध आरंभ प्रेरण मोटर होता है। ठीक ना, ये अपेक्षित मामूली आरंभिक जो बलागुण होता है ना, इसका प्रतिरोध आरंभन प्रेरण चालक मोटर होता है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग, क्या इसका ए राइट आंसर है। ओके, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए कि द ऑपरेशंस ऑफ मूविंग आयरन मीटर इज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट, जो पढ़ रहा है कि मूविंग आयरन का मीटर जो है, मूविंग आयरन जो है ऑपरेट होता है किस बेसिस पे, किस एथी पे, मेथड पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट पे या हीटिंग इफेक्ट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट या इंडक्शन इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के कारण। ठीक ना, ऑपरेट होता है। यहाँ पर देखिए बोला गया 9 नंबर क्वेश्चन आपसे बेहतरीन है कि सप्लाई टू नो वोल्ट कॉयल एनबीसी कॉयल। ठीक ना, ये एनबीसी कॉयल इन ए डीओएल स्टार्टर इन मेंटेनेड आफ्टर रिलीजिंग द स्टार बटन स्विच थॉट। ठीक है,
तो कैसे ये मेंटेनेड होता है आफ्टर रिलेटिंग द स्टार बटन स्विच थॉट के, ठीक ना। तो आप लोग को बताना है, यहाँ स्टार बटन है, ओवर रिले स्टॉप बटन या एक्चुअली कॉन्टैक्ट। देखिए आप लोग को ना ये NVC कॉइल आप लोग को तो पता होगा, पढ़े होंगे जब 3 पॉइंट स्टार्टअप 4 पॉइंट स्टार्टअप पढ़े होंगे आप लोग। देखिए ये क्या होता है, ये यहाँ पे तो ये पॉइंटर होता है, आप लोग को ये यहाँ से ये इतना छोटा छोटा यहाँ पे ना ये रहता है, कनेक्टर लगा होता है, ठीक है। ये यहाँ पे और यहाँ पे हैंडल होता है, ठीक ना। तो ये हैंडल यहाँ पे सटते सटते आता है, रेजिस्टेंस का मान बाहरी रेजिस्टेंस यहाँ जुड़ा होता है, यहाँ पे ना NVC कॉइल लगा होता है, यहाँ पे लपेटा होता है, ठीक ना। इससे होते हुए फिर यहाँ पे आता है, फिर यहाँ से OLC कॉइल होता है, ओवर लोड कॉइल होता है, ठीक ना। उसको ओवरलोड से बचाने के लिए NVC कॉइल होता है, नो वोल्ट कॉइल के लिए, ठीक है। ये सब बाहरी रेजिस्टेंस होता है, बाहर जुड़ा हुआ होता है, यहाँ पर भी लपेटे होती है, तो आप लोग को पता होगा। तो यही पूछ रहा है कि NVC कॉइल स्टार मेंटेनेड एंड आफ्टर रिलीजिंग द स्टार बटन स्विच, तो ठीक ना। इसका क्या होगा कि ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट से जुड़ा होता है, ओके। 10वां क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि LED का निम्नलिखित में से कौन सा एक लाभ नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन हमेशा आप लोग को ना कंफ्यूज करने के लिए, देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। एक लाभ नहीं है, LED के सिरों में जंग लग जाता है, LED के सिरों में कोई तंतु नहीं होता है, LED की अधिकतम समय तक जलती है, LED हमेशा ठंडे होते हैं, LED लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक ना, फुल फॉर्म होता है। तो इसका क्या है कि LED के सिरों पर जंग लग जाता है। आप लोग का राइट आंसर यही माना, यही है, ठीक ना, 10 का A। चलिए आइए बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन कि फंसे हुए चालक का आकार द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। बता रहा है आपको, बताओ तो। चालक के एक आधार के व्यास या चालक की लंबाई या चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल या चालक के आधारों की संख्या, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ये होता है। फंसे हुए चालक के आकार द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल लगेगा, ओके। ये सब क्वेश्चन टच करने के बाद आप लोग को फटक खुल जाएगा कि हाँ भाई इस लेवल से क्वेश्चन पूछा है। मैं आप लोग क्वेश्चन जो ऑफिशियल है इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आप लोग को टच करवाऊंगा, जो UPRVNL में पूछा जाता है, इसी से मैं क्वेश्चन टच करवाऊंगा, फालतू नहीं। जो इससे रिलेटेड है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे बनता है, आपका सिलेबस के रिकॉर्डिंग क्वेश्चन में बना कर दूंगा, आप लोग को प्रोवाइड करके दूंगा, प्लेलिस्ट बना कर आप लोग को दूंगा, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, बस पढ़ो आप लोग। DC जनरेटर में प्रेरित EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ओम के नियम द्वारा। बोल रहा है DC मोटर में जो EMF जो हम लोग कंट्रोल करते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो ओम के नियम के द्वारा या दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं, या फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम के पहले नियम से, या फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के दूसरा नियम से। मैं आप लोगों को बता दूं EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पहला नियम होता है, उसी के से हम लोग ये जनरेटर का EMF हम लोग कंट्रोल करते हैं, ठीक है। ये आप लोग का राइट आंसर है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी रोधन सामग्री वर्ग बी के संबंधित है। कपास, अब्रक, सिलिकॉन, प्रत्यास्थल या एलास्टोमर या लेदराइट पेपर। ग्रुप C, ग्रुप B, ग्रुप A, ये सब चीज इसका एक तो मैं आप लोगों को वीडियो बना कर दूंगा, ठीक ना। ग्रुप A में कौन आता है, ग्रुप A में, ग्रुप B में, ग्रुप C में, ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C, ये सब EF तक आता है, ठीक ना। तो ये सब चीज़ आप लोग को मैं दूंगा, ठीक है, बताकर आप लोग को प्रोवाइड। देखो मैं आप लोग को थोड़ा थोड़ा हिंट करके बता देता हूँ। देखो अब्रक ये बोला है ना, इसका ग्रुप B में आता है, ठीक है ना। इसका टेम्परेचर कितना होता है 130 डिग्री, ठीक ना, 130 डिग्री होता है। इसमें क्या है, पेपर, फाइबर, ग्लास, एस्बेस्टॉस सभी आता है, ठीक ना। देखो कैठो ग्रुप होता है, मैं आप लोग को बताता हूँ। देखो पहले YAE, ओके, EBFFH, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा क्या होता है C वाला, फिर उसके बाद क्या H के बाद C होता है। C में क्या 200 डिग्री सेल्सियस से 250 डिग्री सेल्सियस आता है, ठीक ना। ये 200 से 250 डिग्री सेल्सियस आता है। इसमें अब्रक, चीनी मिट्टी, कांच, क्वार्ट्ज या इनमें से मतलब पदार्थ जो बने होते हैं सभी इसमें आते हैं, ठीक ना।
और सबसे कम किस में होता है, वाई में, ठीक ना। सूती, रेशम, सामान्य कागज जो आते हैं उसमें आते हैं। फिर उसके बाद का क्या है कि ए में, इसमें आते हैं सूती, रेशम, तेल, भीगा हुआ कागज जो होता है, जो हम लोग यूज करते हैं जो बाइंडिंग में, वो वाला आता है, ठीक ना। फिर ई का क्या है, ई का 120 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक ना, टेम्परेचर इसका सहनशीलता होता है। इसमें क्या डेल्टाइट पेपर होता है, एम्पायर क्लॉथ फाइबर। फिर 130 में तो आप लोग को पता ही है, 155 एफ का 155 होता है, ठीक ना, डिग्री सेल्सियस। इसमें अब्रक फाइबर ग्लास एस्बेस्टोस होता है, एच का 180 होता है, ठीक ना, एलास्टोमर, ठीक ना, एलास्टोमर तथा अब्रक फाइबर ग्लास, ये सब चीज आते हैं इसमें। ओके, चलिए इसमें ध्यान रखिएगा, ये अब्रक बोल दिया तो 130 आएगा, ठीक है, और ये जो बोल रहा है ना ये 180 में आता है। ओके, ये लेदराइट पेपर बोल रहा है 120 में आता है। कपास किस में आता है, ये भी 120-30 में आता है, ठीक ना, 120 में आता है ये भी, शायद का ध्यान नहीं आ रहा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे क्या, कि क्लैंप ऑन मीटर अमीटर में धारा मापने के लिए आपको अनिवार्य रूप से प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में जुड़ना चाहिए, या मीटर स्विच को वोल्ट पर स्थित करना चाहिए, या चालक के तारों पर जबड़ों का कर्तना करना चाहिए, या तारों मतलब लीड के आंतरिक टर्मिनल को से जोड़ना चाहिए। देखिए क्या बोल रहा है ये आपसे, क्लिप ऑन ए मीटर, ये क्या होता है, जैसे कि समझिए ये जो है ना, जैसे कि ये तार जा रहा है, कनेक्टर है, तो इसमें जो है ना ये क्लिप ऑन मीटर ये ऐसे होता है, लगा होता है, ठीक है, इसमें ना एक बाइंडिंग किया होता है, ठीक है, ये प्राइमरी काम करता है और ये सेकेंडरी काम करता है, ठीक, और इसी के बीच में आप ला दीजिएगा, ऐसे क्लिप रहता है, बात समझिए, ये क्लिप ऐसे होता है, इसी ये ओपन क्लोज होता है, ठीक ना, क्लिप इसको तार के बीच में ला दीजिएगा इसको, तो ये आपका पूरा बता देगा कितना इसमें करंट फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो क्या है कि यहाँ पे जबड़ों में क्या बोल रहा है कि जबड़ा में आपको फंसाना, जबड़े का मतलब क्या है कि आप लोगों को कोई तार ये गया हुआ, इसमें आप लोग को फंसाना है, तो आप लोग को करंट कितना फॉलो हो रहा है इसमें, जा रहा है करंट इसमें, तो आप लोग को वहाँ पे इंडिकेट डिजिटल मीटर होता है, वहाँ से आप लोग को इंडिकेट वहाँ पर दिख लेता है कि इतना मीटर इतना एम्पियर जा रहा, शो कर रहा, मतलब प्रवाहित हो रहा धारा, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, चालक के तारों और जबड़ों को कर्तनी करना चाहिए, ठीक है, तो आप लोग राइट आंसर यही है। ओके, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि उपकरण का भू संपर्क, ओके, उपकरण का भू संपर्क, उपकरण का भू संपर्क अर्थिंग उपकरण को से बचाता है, किससे बचाता है, से पूछ रहा है कि जब आप उपकरण में वायरिंग करते हैं, चाहे कोई भी उपकरण आप लगाएं, इंडस्ट्रियल वायरिंग किए हैं या डोमेस्टिक वायरिंग किए हैं, चाहे कोई भी वायरिंग किए हैं, तो इसको क्या चीज़ को बचाता है ये, परिचालनधीन विधि वोल्टेज, मतलब ऑपरेशनल सर्ज वोल्टेज या भंजन वोल्टेज यानी ब्रेक डाउन वोल्टेज को, या क्षरण धारा मतलब लीकेज इश्यू करंट बोला जाता है, या प्रदीपन आधार या लाइटिंग स्टॉक्स को। देखिए भू संपर्क जो होता है उपकरण का, तो ये लीकेज करंट को बचाता है, ठीक है, जैसे कि लीकेज करंट क्या हो गया, कहीं से फॉल्ट है, कहीं से धारा प्रवाहित हो रहा है, कहीं से शॉर्ट सर्किट है, कहीं से कोई तार नोचा उचा गया, तो वहाँ से लीकेज हो रहा है करंट आप लोग का, ठीक है, जैसे करंट तुरंत नहीं छूने पर मार देगा झटाक से ना, जैसे कि मोटर में है, तो मोटर में देखिएगा उसमें ये जैसे कि मोटर है ना, तो ये मोटर में देखिएगा आप लोग यहाँ पे ये जो लगा होता है, इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे बॉल होता है वो, और यहाँ पे जो लगा होता है इसको जो फाउंडेशन कहा जाता है, इसमें देखिए यहाँ पे नट लगा कर यहाँ पे अर्थिंग किया होता है, ठीक ना, ताकि कोई भी आदमी काम कर रहा है वो डायरेक्ट इसको छुएगा, इसमें तो ये मोटर चल रही है, ठीक है, तो डायरेक्टली ये वर्क कर रही है, तो आदमी जाएगा और उसको ऑपरेट करेगा या छुएगा तो करंट मार देगा, तो थोड़ा मोड़ा कोई त्रुटि होगा, लीकेज करंट होगा, तो ये यहाँ से निकल कर इसमें ये प्रभावित हो जाएगी और आदमी बच जाएगा, ठीक है, तो इसीलिए इसमें क्या है कि क्षरण धारा लीकेज करंट को बचाता है, उपकरण को लीकेज धारा से बचाता है। ओके, यहाँ पे डॉटेड में भर देना। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया सर कि पूर्ण तरंग डिस्टकारी में प्रत्येक डायोड से प्रवाहित होने वाले औसत धारा क्या है, लोड धारा के औसत मान का 2 गुना, या लोड धारा के औसत मान, या लोड धारा के औसत मान का 1/4, या लोड धारा के औसत मान का आधा। पूर्ण तरंग डिस्टकारी में प्रत्येक डायोड के प्रवाहित होने वाली औसत धारा क्या हो बताइए।
लोड धारा के औसत मान से दोगुना, ये तो हो ही नहीं सकता, कतई नहीं हो सकता है। आप लोग क्या कि ये एकदम आंख मूंद के आप लोग का लोड धारा के औसत मान का आधा होता है हमेशा, ठीक है। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के प्रत्येक डायोड के प्रभावित होने वाली औसत धारा मान हमेशा क्या होता है, लोड धारा के औसत मान का आधा होता है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, यही आप लोग का क्या है, ये बाइंडिंग वूंडिंग से शायद है। देखिए कि ध्रुव अंतराल की गणना किस सूत्र द्वारा की जाती है, बताइए। ध्रुव की संख्या, खांचों की कुल संख्या, या खांचों की संख्या या ध्रुव की संख्या, कुल संख्या, मतलब जो खांचा आप लोग जो डाल रहे हैं, बाइंडिंग कर रहे हैं, खांचों की संख्या या पोल की कुल संख्या, जो पोल आपने बनाया है, इसे मोटर है, ठीक ना, पोल है, ओके। एन एस एन एस एन एस एन एस, फिर एन एस एन एन एस, फिर एन एस, ऐसे 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 जो आपने पोल बनाया है, तो पोल की कुल संख्या मतलब ध्रुव की कुल संख्या, खांचों की कुल संख्या, कुंडलियों की कुल संख्या, या कुंडलियों की कुल संख्या या ध्रुव कुल संख्या, इसमें समझाने की कोई बात नहीं है। इसमें क्या है कि खांचों की कुल संख्या, ध्रुव की कुल संख्या, खांचों की संख्या बटा ध्रुव की कुल संख्या दे दीजिए, आप लोग को निकल जाएगा। 18वां क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया कि प्रकाशमान अभिवाह की इकाई है, बताइए। लक्स, ल्यूमन, प्रति वाट या ल्यूमेन या कैंडेला। हमेशा इसका क्या होता है, प्रकाशमान का इसका इकाई क्या होता है, ल्यूमेन होता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है मेरे हीरो, देश के नौजवानों, इंजीनियर हैं आप लोग। देखिए यदि 3 फेज मोटर चलने के दौरान एकल फेंजिंग होती है तो मोटर पर किसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है। मोटर कम गति से चलती है और भार का केवल 2 से 3 भाग ही वहन कर सकती है। मोटर 2 फेज मोटर की तरह चलेगी और सामान्य रूप से कार्य करेगी। मोटर 2 फेज में चलती रहेगी लेकिन लोड लेने में विफल रहेगी। मोटर 2 फेज में चलती रहेगी, अतिरिक्त धारा का कर्षण करती है, परिवेष्टन मतलब बाइंडिंग के जलने की संभावना होती है। यही आप लोग का सही है, एकदम बिल्कुल, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए कि रोधन प्रतिरोधन के लिए एक तार स्थापना का परीक्षण टेस्टिंग का यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि निर्धारित मान से अधिक क्षरण धारा का प्रवाह भूसंपर्क अर्थिंग की ओर ना हो, ठीक है ना। प्रतिरोधन के लिए एक तार का स्थापना का परीक्षण सुनिश्चित इसलिए किया जाता है ताकि निर्धारित मान से अधिक क्षरण धारा मतलब लीकेज करंट का प्रवाह भूसंपर्क आधार की ओर ना हो। या स्थापना के की लाइव और तत्व न्यूट्रल तार सतत होते हैं या परिपथ में सभी चालकों का उच्च मूविंग मान हो या ओमिक मान हो, सभी निकासी बिंदुओं का भूसंपर्क अर्थिंग के भूमि में ठीक से किया गया हो। क्या होगा कि निर्धारित मान से अधिक क्षरण धारा के प्रवाहित विद्युत वो भूसंपर्क अर्थिंग की ओर ना हो, ठीक ना। यही आप लोग का राइट आंसर। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया। 3 फेज मोटर को जब सीधे चालू किया जाता है तब इसकी आरंभिक धारा लगभग कितना होता है जब इसे सीधे चालू किया जाता है। देखिए ये ना जब सीधे डायरेक्ट चालू कर दिया तब पूर्ण लोड का 4 से 5 गुना हो जाता है, ठीक ना। बाद में उसको हम लोग उसका अपना मेन वाइंडिंग से 75% जब उसका दक्षता ये फुल लोड पर चल जाती है तो ये ऑटो कट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि 5 से 8 गुना ये चालू हो जाता है, ठीक ना। 5 से 8 गुना से अधिक स्पीड चल जाता है स्टार्टिंग में। पूर्ण धारा के 1 से 3 या पूर्ण धारा के 10 से 12 गुना नहीं, 5 से, ये माना कि ये राइट है आप लोग का, बिल्कुल राइट है ये, 5 से 8 गुना, ठीक है। बाद में ये नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। 75% जब अपना जस्ता ये पूरा कर लेगा, स्पीड चल जाएगा तो पूरा अपने आप ऑटो कट हो जाता है और ये अपना नॉर्मल तरीके से चलने लगती है। तो इसमें देखिए 22 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि 240 वोल्ट एसी आपूर्ति के लिए अनुमेय वोल्टता गिरावट क्या है। यह 12 वोल्ट से अधिक नहीं होना चाहिए, ओके। और यह 10 वोल्ट से अधिक नहीं होना चाहिए, यह 7.2 वोल्ट से अधिक नहीं होना चाहिए, यह 9.6 वोल्ट से अधिक नहीं होना चाहिए। देखिए ये
एसी आपूर्ति के लिए अनुमेय वोल्टेज गिरावट लगभग कम से कम 12 वोल्ट से अधिक नहीं होना चाहिए। ओके, 23 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि किसी प्रत्यावर्तक में आर्मेचर संवाहकों में प्रेरित वोल्टता होगी, वोल्टता डॉटेड है मतलब भरना हो, क्या होगी? डीसी, एसी, दोलनी या संपन्नमान डीसी। एसी का बात बोल रहा है, देखिए प्रत्यावर्तक, ये प्रत्यावर्ती या प्रत्यावर्तक कुछ भी बोले तो आप लोग का प्रत्यावर्तिक बोल दिया तो बात खत्म, डीसी के बातें नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आइए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक ऑनलाइन यूपीएस, ठीक है, यूपीएस, एक ऑनलाइन यूपीएस प्रणाली में मुख्य प्रणाल मेन से बैटरी के परिवर्तन का समय डॉटेड है, मतलब यहाँ पे भरना है 9 मिली सेकेंड, 9 मिली सेकेंड, सॉरी 9 मिली सेकेंड या 18 मिली सेकेंड या 0 या 10 मिली सेकेंड, एकदम शून्य। 25 नंबर क्वेश्चन है, ये लास्ट है, ठीक है, और इसको मैं आप लोग को बता ही देता हूँ। चलिए, जब विद्युत प्रतिरोध मापी हेतु व्हीटस्टोन ब्रिज में धारा मापी गैल्वेनोमीटर में से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होता है, तो जैसे कि दी गई आकृति में दिखाया गया है, तो सेतु परिपथ को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सबका मान यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, क्या है? गलत, आरेखित या संतुलित या खुला या असंतुलित। यहाँ पे अच्छी तरह से दिखाई भी नहीं दे रहा, 1 मिनट जूम करते हैं। यहाँ पे P 1 2 सबका 2 2 RX2 संतुलित मान आप लोग का राइट है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आप लोग का साथ, आप लोग के साथ फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग बताइए कमेंट करके कैसा लगा आप लोगों को क्लास, और चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। न्यू अपडेट, न्यू जॉब अपडेट ऑल ओवर इंडिया, या टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो, सभी जॉब में अपडेट देता हूँ आप लोग को एकदम अच्छी तरह से, एकदम बिहारी अंदाज में आप लोग को मैं बताता हूँ, ग्राउंड लेवल से लेकर अपर लेवल तक, ठीक है। और आप लोग को तैयारी भी करवाया था, मैं स्पेशलिस्ट IT वालों को तैयारी करवाता हूँ, नॉट फॉर फीडर, ओनली फॉर इलेक्ट्रिशियन वालों को, ठीक है। आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, आपका दिन शुभ हो, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए।